जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को झंझोड़ता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क, जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का सफरनामा है मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर सीधी बात, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर आपकी आवाज, नजरिया। दोस्तों नमस्कार, मैं सीए नितेश गुप्ता। मून टीवी के कार्यक्रम अर्थ चक्र सुनो सरकार, जो हम एक सीरीज रन कर रहे हैं, इसमें आपका स्वागत करता हूं। आज जो पैनल है हमारे साथ में, ये कुछ युवा उद्यमी हैं और इन युवा उद्यमियों की बजट को लेके क्या अपेक्षा है, क्या सोच है इनकी बजट को लेके, इस पर एक आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। कल माननीय वित्त मंत्री जी बजट को अनाउंस करेंगी, तो उसके पहले आज क्योंकि एक मौका है, इन युवा उद्यमियों के दिमाग में क्या चीज़ें हैं, जैसे कि बजट में क्या इनकी इच्छाएं हैं जो कि शामिल अगर हो सकें, और अगर कल भी नहीं हो पाती हैं तो वित्त मंत्री जी तक क्या ये मैसेज देना चाहते हैं, तो इस पर हम अपनी चर्चा को आरंभ करते हैं। और इस चर्चा को आरंभ करने से पहले जो पैनल है उसका मैं आप सबके साथ में परिचय कराता हूँ, और उस परिचय को कराने से पहले मेरे साथी मनीष तिवारी जी साथ में हैं, तो ये इनके साथ में इस चर्चा को हम आरंभ करते हैं। तो पैनल का मैं आपसे इंट्रोडक्शन कराऊं, तो उसके लिए सबसे पहले मेरे साथ में अभिषेक गुप्ता जी हैं, जो प्रभात केमिकल इंडस्ट्रीज से हैं, और आपका ल्यूब्रिकेट ऑयल्स और ग्रीसेस का व्यापार है। मेरे साथ में उत्कर्ष अग्रवाल जी हैं, आपका ई फ्लाइट मोटोकॉर्प प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी के निदेशक हैं आप, और आपका इलेक्ट्रॉनिक जो ई व्हीकल्स हैं उसका बिजनेस है। इसके अलावा आप सोलर पंप्स और रूफटॉप, इस सोलर के जो आइटम्स हैं उसमें डील करते हैं। मेरे साथ में है निशांत अग्रवाल जी, जो मगनलाल एंड सन्स, ये पेपर व्यवसाय में है, कागज़ से संबंधित इनका व्यवसाय। और क्योंकि कागज़ व्यवसाय मेरा अपना ऐसा मानना है कि भविष्य का व्यवसाय है और इसमें बहुत संभावना है, तो ऐसे युवा उद्यमी हमारे साथ में निशांत जी हैं, तो इनके साथ में भी हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और आपका पैकेजिंग का भी व्यवसाय है, जिसमें आप निकोफ्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर हैं। तो इस पैनल के साथ में जो आप लोग देख रहे हैं कि युवा वर्ग को रिप्रेजेंट करता है ये सारा का सारा पैनल, तो अपने सवालों को शुरू करते हैं। और सबसे पहला जो क्वेश्चन है, जो सबसे पहला सवाल है, वो निशांत मैं आपके साथ में रेज करता हूँ। तो मेरा पहला क्वेश्चन निशांत आपसे ये है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, गवर्नमेंट का एक बड़ा फोकस रहा है बिजनेस को ईज़ करने के लिए, तो इस डायरेक्शन में गवर्नमेंट ने काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए हैं। हम लोग पहले काफ़ी निचले पायदान पर थे, अभी हमारा इम्प्रूवमेंट हुआ है उस पायदान पे भी। तो इसमें आपका क्या सोच है, और आपको क्या लगता है कि वे फॉरवर्ड क्या एक स्टेप अहेड लिया जा सकता है जिससे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में और इम्प्रूवमेंट, आप युवा उद्यमी हैं तो आपको क्या लगता है कि ये इम्प्रूवमेंट और हो जाए तो वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए और एक अच्छा इम्प्रूवमेंट कहा जा सकता है? सर, बहुत वैलिड क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू मून टीवी एंड थैंक यू नितेश सर फॉर इनवाइटिंग अस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से रिलेटेड मेरी जो सोच है, अभी हम लोग ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स में आउट ऑफ 190 कंट्रीज हम 77th पोजीशन होल्ड करते हैं। लेकिन हम इसको आगे वे फॉरवर्ड हमारा कैसे हो सकता है जिससे हमारी कंट्री भी आगे बढ़े, और हमारा जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है एक एमएसएमई एंटरप्रेन्योर के लिए, वो आगे उसके लिए कैसे अच्छे से वो अपना अच्छे से बिजनेस कर पाए। तो सर, मेरा इसके अंदर एक पॉइंट है कि जैसे हमारी गवर्नमेंट अभी भी बहुत मुश्किल है एक्सेस टू फाइनेंसिंग। एक एमएसएमई एक छोटे आधार के बिजनेस पे बहुत इंपॉर्टेंट है क्रेडिट फैसिलिटी टू एक्सपैंड देयर ऑपरेशंस एंड अपना स्केल करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए। तो अभी हमारी कंट्री में एक्सेस टू फाइनेंसिंग थोड़ी टफ है। तो हमारी अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसे स्कीम्स लाए, जैसे गवर्नमेंट बैक कोलेटरल लोन्स एंड एवरीथिंग, जो अब गवर्नमेंट अपने लेंडर्स को प्रोवाइड करें, जो आज के टाइम में हमें लोन प्रोवाइड करते हैं उसको उनको प्रोवाइड करें, और अब पार्ट ऑफ द लोन जो गवर्नमेंट अगर बैक कर दे तो लेंडर्स के लिए ईजी होगा कि जो हमें आगे लोन देने के लिए, और जितना लोन आगे बांटा जाएगा उतना ज़्यादा हमारा एमएसएमई आगे ग्रो करेगा, और हमारे लेंडर को भी टेंशन कम रहेगी क्योंकि गवर्नमेंट उनके साथ पीछे खड़ी होगी। तो ऐसे ही, और जैसे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो रूरल और विलेज समाज में क्रेडिट फैसिलिटी देने के लिए काम करते हैं, उनको भी गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए कि हम आपके पीछे खड़े हैं, आप बस आगे फाइनेंस क्रेडिट दीजिए और हमारे एंटरप्रेन्योर्स को आगे बढ़ाइए। तो इस चीज़ से मुझे लगता है सर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा और आगे हमारा बिजनेस ग्रो करेगा। बहुत बढ़िया और अच्छा वैलिड पॉइंट रखा है निशांत आपने
जिसमें कि आपने इस चीज़ को समझाने का प्रयास किया कि अगर क्रेडिट जो है वो ईजी हो जाएगा तो व्यापार डेफिनेटली बढ़ेगा। डेफिनेटली। मैं क्वेश्चन अभिषेक आपके साथ में लेना चाहता हूँ, और क्योंकि आप ल्यूब्रिकेंट और ऑयल बिजनेस से हैं, तो आपकी इंडस्ट्री में पिछले कुछ वर्षों में किस तरीके की ग्रोथ आपने देखी है और फ्यूचर स्कोप आप अपनी इंडस्ट्री का कैसे देखते हैं? देखिए, इस समय जिस हिसाब से हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेक इन इंडिया पॉलिसी को इनिशिएट किया और इनोवेटिवली उसको एक्सपेंड कर रही है, तो ये बहुत बड़ा रीज़न रहा है हमारी इंडस्ट्री को एक्सपेंड करने के लिए विद इन द इंडिया एंड अदर देन एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ के लिए भी। रीज़न बीइंग, हम बेसिकली लुब्रिकेंट सेक्टर के लिए, क्रूड ऑयल के लिए हम मेजर इंपोर्टर हैं आज भी, और हमारा मास प्रोडक्शन जितना हमारा रॉ मटेरियल है वो इंपोर्ट करते हैं। लेकिन मेक इन इंडिया पॉलिसी के अंदर हमारे पास एक ही जुरिडिक्शन बनता है कि इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट के साथ जितने इंडियन यूज़र्स हैं उनको एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप मेक इन इंडिया को प्रेफर करें रादर देन किसी भी बाहर की कंपनी के मटेरियल को इंपोर्ट करने से ज़्यादा। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस के अंदर काम करना चाह रहे हैं, चाहे वो डिफेंस सेक्टर हो, लाइक पावर जनरेशन सेक्टर्स हो और रेलवेज हो, दे आर मोर प्रेफरेबल टू अडेप्ट योर कंपनी आपकी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप की पॉलिसीज़ को अडेप्ट करने के लिए। वो किसी भी PSU और किसी भी आप मान के चलिए बाहर की जो कंट्रीज़ की कंपनियाँ हैं, लाइक आप मान के चलिए गल्फ पेट्रोकेम्स, वो बाहर की कंपनियाँ हैं जैसे कैस्ट्रोल हुए, अगर वो पार्टिसिपेट करेंगी तो उनसे ज़्यादा प्रेफरेंस आपको दी जाएगी दो चीज़ों के ऊपर, एक तो MSME, एक स्टार्टअप, एंड मेजर चीज़ आप मेक इन इंडिया के अंडर आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न रहा कि हमारी इंडियन कंपनीज़ को एक ग्रोथ का एक प्लेटफॉर्म मिला है। एंड ऊपर की उसके बाद जो GST का एक स्लैब आया, GST का स्लैब एक लुब्रिकेंट सेक्टर के लिए, खासकर हमारे राज्य UP के लिए बहुत अच्छा रहा, बिकॉज GST से पहले जब वैट चलता था उस दौरान में ये किया जाता था कि जितना UP के अंदर हम कितने भी सेल करेंगे तो उसके अंदर हमें 5% हमें बेसिकली टैक्स प्रोवाइड करना पड़ेगा, एंड अदर स्टेट्स के लिए हमें 21% टैक्स हमारे ऊपर लाइबल होता था। बट अदर स्टेट्स को यही टैक्स 21 की जगह 14% होता था, जिसकी वजह से एक फेयर कॉम्पिटिशन कभी बनता नहीं था जी। सो अब क्या होता है, GST के अंदर एक फ्लैट प्लेटफॉर्म है, फ्लैट टैक्सेशन है, जो कि पूरे इंडिया को हर कंपनी को लगाना पड़ेगा, तो उससे एक फेयर कॉम्पिटिशन ऑफ प्राइस हर जगह बनता है। अभिषेक जी, आप गवर्नमेंट के संग काम कर रहे हैं इस समय, मार्केट बड़ा टफ है प्राइवेट मार्केट में, तो प्राइवेट मार्केट में क्या संभावना आपको दिखती है कि गवर्नमेंट में ज़्यादा फायदा है कि प्राइवेट मार्केट में काम करने में ज़्यादा फायदा है आपको? देखिए, एक्चुअली अगर देखा जाए तो मैं सपोर्ट करूंगा टू गवर्नमेंट सेक्टर्स रादर देन द प्राइवेट मार्केट्स, क्योंकि प्राइवेट मार्केट के अंदर दे आर मोर प्रेफरेबल कि ब्रांड कैसा है, उसकी अप्रोच कैसी है, उसकी मार्केटिंग क्या है, रादर देन कि उसकी एक्चुअल क्वालिटी और उसका स्पेसिफिकेशन कितना प्रॉपर है। तो वो आप बेसिकली बाहर का प्राइवेट मार्केट एक प्राइस कांस्टेंट हो जाता है, एंड गवर्नमेंट मोर इज लाइक फॉर स्पेसिफिकेशन क्वालिटी कांस्टेंट्स। तो अगर आप किसी भी फेयर कंपटीशन के लिए अगर आप लड़ना चाहेंगे तो बड़ी कंपनियों के साथ लड़ने के लिए आपको एक क्वालिटी के साथ काम करने के लिए गवर्नमेंट इज़ अ वेरी गुड सेक्टर। हाँ, तो आपका कहना मतलब ये है इसमें अभिषेक के कुल मिला के गवर्नमेंट जो है वो हमारे अपने जो स्वदेशी प्लेयर्स हैं उनको मौका देती है, तो इसके लिए लोकल इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होता है। बिल्कुल जी। उत्कर्ष, आप जो है वो एक बड़ी हैपनिंग इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। हैपनिंग मैं इसलिए बोलूँगा क्योंकि ये टॉक ऑफ द टाउन है, सोलर जो है वो टॉक ऑफ द टाउन है जी, और हर किसी का चाहे वो छोटा है या बड़ा है उसका इंटरेस्ट सोलर में है। आपका क्योंकि एक व्यवसाय डाइवर्सिफाइड व्यवसाय है जिसमें आप सोलर पंप से लेके इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और इस सब में आप अपनी महारत रखते हैं, तो इसमें मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि, बल्कि मिला जुला एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक कंपैरिजन अगर हम ये ड्रॉ करें कि पिछला हमारा क्या मार्केट था, वो मार्केट किस तरीके से ग्रो कर रहा है, और इसमें आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मैं इसलिए ऐड करना चाहता हूँ कि किस तरीके से हम लोग वे फॉरवर्ड क्या देखते हैं और किस तरीके से इसका पेनिट्रेशन और अच्छा हो सकता है। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मून टीवी का, जो कि उन्होंने हमें एक अवसर प्रदान किया कि हम सब लोग बैठ के इतना हेल्दी डिस्कशन कर सकें। बात रही आपके सवाल की नितेश जी, इसमें जो मैं अगर बात करूं सन 2014 की, सन 2014 में जो हमारा सोलर का ऑल ओवर इंडिया का टारगेट था वो था एक 1000 मेगावाट अचीव करना, और आज जिस हम परिस्थिति में खड़े हैं, हमने अकेले यूपी में जुलाई 2022 तक करीब 4700 मेगावाट का टारगेट अचीव कर लिया है। तो ये एक बहुत बड़ा एक सब्सटेंशियल ग्रोथ आप देख सकते हैं विगत वर्षों में। इसका जो सबसे बड़ा एक कारण बैठा है वो ये है क्योंकि सरकार की कई योजनाएं ऐसी हैं जिसमें उन्होंने ऑनलाइन माध्यम से चीज़ों को बड़ा ही ट्रांसपेरेंट कर दिया है और इजी कर दिया है कस्टमर के लिए। कि अगर मैं सब्सिडी की बात करूं कि जो कस्टमर्स रहता है वो ऑनलाइन अपनी सब्सिडी के लिए अप्लाई कर सकता है, वो उसे ट्रैक कर सकता है कि उसकी फाइल कहाँ तक पहुंची है। ट्रांसपेरेंसी अच्छी है, ट्रांसपेरेंसी अच्छी हो गई है उससे।
और इसके साथ में जैसे कि अगर हम बात करें ईवी के लिए, तो ईवी में जब लाइक 2021 में हमने बिजनेस स्टार्ट किया था, उस टाइम पे हम आमतौर पे सड़कों पे देखें तो 10 व्हीकल्स में से एक व्हीकल हमें इलेक्ट्रिक का दिखता था। अगर आज तुलना करें अपन तो हमें करीब 4 व्हीकल्स ऐसे दिखेंगे जो इलेक्ट्रिक के हैं जी। और एज पर यूपी गवर्नमेंट जुलाई की जो उनकी संख्या है 2022 तक की 3.25 लाख व्हीकल्स, रजिस्टर्ड व्हीकल्स की उनके पास गिनती रहती है, वो यूपी में चल रहे हैं और पूरे भारतवर्ष में 13 लाख हैं। सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज़ है वो यूपी में देखने को मिलता है। यूपी में है। उत्कर्ष जी, अभी भी दिक्कत ये आ रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में आप भी काम कर रहे हैं, सोलर में भी काम कर रहे हैं, लेकिन बैटरी को लेके कहीं ना कहीं उपभोक्ता ये परेशान है कि वो लगता है कि यार बैटरी चलेगी नहीं चलेगी, क्योंकि बैटरी के अलावा उन्हें नहीं लगता कि इस गाड़ी में कुछ है जी। तो आपको क्या लगता है कि बैटरी, तमाम तरह की बैटरी लिथियम है और भी यूज़ कर रहे हैं लोग बाग उन्होंने में, तो आपको क्या लगता है किस तरीके की बैटरी उसमें होनी चाहिए? देखिए, बैटरीज की अगर मैं बताऊं, बैटरी से 2 प्रकार की रहती हैं मेजरली। एक होती है लेड बैटरीज, ड्राई बैटरीज जिसे हम कहते हैं, जो एक हमारी कन्वेंशनल बैटरीज हैं, जो कि आप अपने 2 व्हीलर्स एक्टिवा वगैरह है उसमें भी आप उसे पाते हैं, जेल बेस्ड बैटरी। सेकंड आती है हमारी लिथियम बैटरीज। लिथियम बैटरीज में जो लाइफ होती है हमारी, वो लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है और आदमी को प्रेफर करना चाहिए अपने यूजेस के ऊपर। भाई जिसे लग रहा है कि हाँ लाइक मेरा यूज़ है कि आई कैन गो फॉर लिथियम, क्योंकि लिथियम में उसका बजट भी बढ़ जाएगा, क्योंकि वो उसकी लाइफ हो जाती है 3 से 5 साल के बीच में। और यही अगर मैं लेड बैटरीज की बात करूँ, वो उसकी लाइफ होती है 1.5 साल में। तो अपफ्रंट कॉस्ट जिस कस्टमर के लिए उसे कम इन्वेस्ट करना है, वो लेड बैटरीज की तरफ जा सकता है। और जिसे लाइक बजट का इशू नहीं है, क्योंकि हर कस्टमर की अपनी पॉकेट है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आज के टाइम में वो ले रहा है जिसको ज़रूरत है जी। जो अपने शौक ले रहा है उसके लिए बड़े ब्रांड्स हैं, लेकिन जो एक लोअर अपर मिडिल क्लास की बात करूं मैं, वो अपनी ज़रूरत के ले रहा है तो वो उसके हिसाब से अपने आप चूज़ कर सकता है मैं क्या लूँ। लिथियम बैटरीज का ये फ़ायदा है कि उसे हाई रेंज मिलती है और लेड बैटरीज में ये है कि उसे लोअर कॉस्ट मिलती है जी। ये चीज़ रहती है। निशांत, आपसे क्वेश्चन ये फिर से एक थोड़ा सा हाइब्रिड क्वेश्चन मैं कहूँगा कि पिछले कुछ टाइम में हम लोगों ने देखा कि सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस रहे। हमारा जो सप्लाई था वो कहीं ना कहीं कई सारे कारणों की, यूक्रेन का जो वॉर रहा उसकी वजह से टोटल डिस्ट्रप्शन रहा सप्लाईज में, और उस वजह से वॉलेटिलिटी मतलब उतार चढ़ाव दामों का बहुत रहा। तो ऐसे में अगर मैं आपसे पूछूं कि पिछले कुछ समय में आपने अपनी पेपर इंडस्ट्री को लेके क्या प्रॉब्लम्स रही और आपको आने वाले टाइम के रिस्क मिटिगेशन, आने वाले टाइम का आप रिस्क ये देखते हैं कि इस इंडस्ट्री का ये रिस्क हो सकता है, तो ऐसे में आप इन दोनों सवालों के क्या जवाब देंगे? सर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बिकॉज अगर मैं पेपर इंडस्ट्री की बात करूं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ही रॉ मटेरियल जो है वो हमारा इंपोर्ट होता है जी। तो और जो चीज़ इंपोर्ट होती है सर आपको पता है बिकॉज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिकल सिचुएशंस वो कितना ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकता है। एंड सर जैसे आपने यूक्रेन की वॉर की जो बात करी, यूक्रेन वॉर के आते ही पेपर इंडस्ट्री में 50 to 60% का डायरेक्ट शूटअप आया था। ओहो सर मैं मानता हूँ कि शूटअप आते हैं चीज़ों में, लेकिन मतलब टाइम से है शूटअप तो सही रहता है, लेकिन इमीडिएट शूटअप बहुत बहुत नुकसानदायक होता है लोगों के लिए जी। राइट। तो इसका सॉल्यूशन जो मुझे लगता है, इसका रिस्क मिटिगेशन कैसे हो सकता है, हमारी गवर्नमेंट को इनिशिएटिव्स लेने चाहिए कि पेपर इंडस्ट्री जो हम रॉ मटेरियल जो आउटसोर्स करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, वो हम इंडिया में ही कैसे ना कैसे करके सोर्स करने की कोशिश करें। अब गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स हैं बिकॉज ऑफ प्लास्टिक बैन, अभी गवर्नमेंट ऐसे इनिशिएटिव्स निकाल रही है जिससे हम पेपर को सपोर्ट करें, बिकॉज आपको पता है कि पेपर इंडस्ट्री आने वाली बूमिंग इंडस्ट्री है। बिकॉज प्लास्टिक हटेगा तो सर कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव हमें चाहिए, तो प्लास्टिक हटेगा तो पेपर आएगा, और पेपर अगर हम इंपोर्ट करते रहेंगे तो सर हम सर्वाइव नहीं कर सकते जी। क्योंकि सर पेपर अगर हम किसी भी चीज़ की इंपोर्ट की बात करें तो अगर ग्लोबल लॉजिस्टिक्स कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है अगर किसी भी दूसरी कंट्री पे जिस पर हम डिपेंडेंट हैं उधर कुछ भी हो गया, सपोज अभी वॉर हो गई, कुछ नेचुरल डिजास्टर आ गया, तो सर उन सब चीज़ों पर डिपेंडेंसी अगर हमें खत्म करनी है तो हमें सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। तो ये तो आपने बताया कि क्या एक पिछले कुछ टाइम का प्रॉब्लम रही, आने वाले टाइम में क्या कोई आप रिस्क परसीव करते हैं? मतलब आपको लगता है कि एक रिस्क हो सकता है पेपर इंडस्ट्री को लेकर? सर रिस्क एज सच मैं अगर बोलूँ तो रिस्क सिर्फ एक ही है जो है इंपोर्ट वाला, जो मैंने अभी पॉइंट निकाला। बिकॉज सर पेपर इंडस्ट्री बूमिंग इंडस्ट्री आने वाले जितना भी आप पेपर हम अभी इंडिया मैं बोलूँ सिर्फ $10 बिलियन की इंडस्ट्री है। कंपैरेटिवली टू यूएस अगर मैं बात करूँ तो वो यूएस की $60 बिलियन की इंडस्ट्री है। हमारी पर कैपिटा पेपर कंजम्पशन इज 10 kg, जहाँ की यूएस की 300 kg एंड ग्लोबल एवरेज इज 55 kg। आप सोचिए सर हम कितना पीछे हैं जी।
तो सर अगर हम अब जब तक हम सपोर्ट नहीं करेंगे, हम पेपर इंडस्ट्रीज को, गवर्नमेंट हमारी सपोर्ट नहीं करेगी, तब तक हम ग्रो नहीं कर सकते जी। तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करके सर आगे वे फॉरवर्ड यही है कि गवर्नमेंट हमें सेल्फ रिलायंट, हमें ऐसे इनिशिएटिव्स निकाले, एनवायरमेंटल रेगुलेशंस थोड़े कम करके ऐसे इनिशिएटिव्स निकाले जिससे पेपर इंडस्ट्री आने वाले टाइम में ग्रो करे और हमें डिपेंडेंट ना होना पड़े किसी भी और कंट्री पे। जी जी जी। अभिषेक, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि कल माननीय वित्त मंत्री जी बजट पेश करेंगी और अगर आपसे कहा जाए कि आप एक दिन के वित्त मंत्री हों तो आप उसमें क्या चीज़ रखना चाहेंगे कि हाँ ये मेरा एक ड्रीम पॉइंट हो सकता है कि अगर मेरे को एक पॉइंट रखने को दिया जाए तो मैं बजट में इस चीज़ को शामिल करूँगा? देखिए, अगर कभी ऐसा मौका मिलता है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी इस चीज़ को समझना और इतने बड़े ओहदे को संभालना। बट हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि अगर कभी ये मौका मिलेगा तो मैं एक इंडस्ट्रियल सेक्टर को बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए देखूंगा। बिकॉज आप मान के चलिए, आगरा, ताजमहल की होने की वजह से आगरा के अंदर एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा नहीं आया कभी। रीज़न ये रहा कि ताजमहल को उसको मेंटेन करने के लिए हमारे यहाँ NGT, TTZ और पॉल्यूशन डिपार्टमेंट का बहुत ज़्यादा कंट्रोल रहा, जिसकी वजह से मास कास्टिंग यूनिट्स ले लीजिए या मेजर फाउंड्रीज जो थी आगरा का, जो मेन रूट कॉज थी, जो लाइक ऑलमोस्ट आप 50 साल से जो आगरा को संभाल रही थी, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था आगरा का मेजर, वो बंद किया गया, जिसकी वजह से उसके बाद कभी आगरा के अंदर इंडस्ट्रियल उद्धार नहीं हो पाया। तो ऐसे आगरा की तरफ बहुत सी ऐसे शहर होंगे जिनके अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं पहुंच पा रहा, जहाँ का विकास एक तरीके से एक्सपेंशन और डेवलपमेंट ना होने का रीज़न यही है क्योंकि उनको इतना फोकस नहीं किया जा रहा है कि कैसे उस बेसिकली उस सिटीज़ के हिसाब से कौन से टाइप की इंडस्ट्रीज आ सकती हैं जी। तो उसको फोकस करते हुए मैं ये जरूर देखूंगा कि जैसे हमारा पॉल्यूशन, मतलब आपका सुझाव ये है कि आप पूरे देश भर में किस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़े, इस पर आपका एक फोकस रहेगा, ऐसा मैं आपकी बात से समझ रहा हूँ। बहुत अच्छा रखा आपने अपनी बात को। आपसे मेरा क्वेश्चन उत्कर्ष ये रहेगा कि ई कॉमर्स जो है वो एक इस तरीके से आप मान के चलिए कि आज किसी भी बिजनेस का सर्वाइवल बिना ई कॉमर्स के संभव नहीं है जी। तो ई कॉमर्स को लेके पर्टिकुलरली आप अपने बिजनेस के लिए और इन जनरल टोटलिटी अगर मैं बिजनेस सेक्टर की बात करूं तो आप क्या राय रखते हैं? बिल्कुल, आपका कहना 100% सही है। आज के टाइम में ई कॉमर्स के थ्रू ही मेजरली लोग सेल्स कैप्चर कर पा रहे हैं क्योंकि उसमें आप डायरेक्टली B2C भी कर पाते हैं। और अगर मैं कुछ प्लेटफॉर्म्स के नाम लूं जैसे कि इंडिया मार्ट हो गया, मोगलिक्स हो गया, इंडस्ट्री बाइंग, वहाँ पे आप B2B भी मार्केट कैप्चर कर सकते हैं। अब जो इसके ई कॉमर्स में मेजर एक थोड़ी सी जो समस्या लोगों को फेस करनी पड़ती है वो होता है कि ब्रांड वैल्यू होना, कि कस्टमर ई कॉमर्स से परचेज वो करता है जो ब्रांड उसके लिए नोन होता है। और यही अगर मैं एक माइक्रो इंडस्ट्रीज की बात करूं, माइक्रो इंडस्ट्रीज की ब्रांड वैल्यू उस कंपैरिजन में ब्रांड लेवल मार्केटिंग नहीं हो पाती है जो एक वेल एस्टेब्लिश्ड कॉर्पोरेट्स करके रखते हैं जी। तो वो एक समस्या का कारण बनता है। लेकिन हाँ, कि ई कॉमर्स में जैसे गवर्नमेंट ने भी एक काफ़ी अच्छा गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस चालू कर रखा है, तो उसके थ्रू काफ़ी हम लोग गवर्नमेंट में जेम के नाम से जिससे आप जानते हैं, उसके थ्रू भी आप काफ़ी हम लोग माइक्रो इंडस्ट्रीज को सपोर्ट मिलता है। आप लगातार गवर्नमेंट को सप्लाईज भी दे सकते हैं। जी जी जी। निशांत, बजट को लेके आपकी क्या उम्मीदें हैं? सर, बजट को लेके मेरी जो उम्मीदें हैं, मुझे लगता है कि हमारी मोदी गवर्नमेंट ने आज के टाइम में इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स पे बहुत फोकस करा है। सर, एक कोट है, मैं बोलना चाहूँगा ये चीज़। किसी अमेरिकन ने कहा था, लेकिन मुझे शायद याद नहीं उस अमेरिकन का नाम, मेरे को कोट याद है, तो मैं बोलना चाहूँगा। सर, उन्होंने बोला था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। आप समझ रहे हैं? जब तक हमारी कनेक्टिविटी, हमारी ट्रांसपोर्ट, हमारी लॉजिस्टिक्स अच्छी नहीं होगी, तब तक हम लोग, हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अगर जो मैं बात करूं, वो बहुत कम रहेगा। बिकॉज हम हमारा जो मटेरियल है हम बना तो लेंगे, लेकिन हम सप्लाई कैसे करेंगे? आप समझ रहे हैं? अब जैसे हमारी मोदी गवर्नमेंट ने हमारे नितिन गडकरी जी इतने अच्छे से हमारी सारी रोड को कनेक्ट कर रहे हैं, दिल्ली से हर किसी को कनेक्ट कर रहे हैं। सर, दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेस वे बन रहा है, 10-11 घंटे में आप बॉम्बे पहुंच जाएंगे। आप सोचिए, अब मैं यहाँ बैठा हुआ आदमी नॉर्थ से वेस्ट कितने ईजिली अपना मटेरियल पहुंचा सकता है, राइट? तो बजट में वित्त मंत्री जी को ऐसी रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिस पे उनका बजट एलोकेशन रहना चाहिए जी। सेकेंडली सर, मैंने आपको एक्सेस टू फाइनेंसिंग वाली बात करी थी, उसमें गवर्नमेंट को जरूर सपोर्ट देना चाहिए। एंटरप्रेन्योर्स, MSME एंटरप्रेन्योर्स जो ऑलरेडी क्रेडिट बेस पे जुड़े हुए हैं, उनके साथ अगर कुछ इंटरेस्ट सब्सिडाइज हो सके अप टू 1-2%, इट डजंट मैटर। बट अगर सर कुछ भी सब्सिडाइज होता है, वो एक MSME एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत बर्डन कम कर सकता है जी, राइट? एंड सर, सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है, वित्त मंत्री जी को ट्रेनिंग एंड एजुकेशन
इसका एक डेफिनेटली एक बजट रखना चाहिए, क्योंकि सर गवर्नमेंट कितनी भी स्कीम्स निकाल ले, जब तक इंसान को वो स्कीम्स का यूज करना नहीं आता उसके बाद में, अभी समय क्रेडिट की बात करूँ, क्रेडिट यूज करना नहीं आता तब तक उसका फायदा नहीं है जी। तो अगर हमारी वित्त मंत्री जी ट्रेनिंग एजुकेशन पे कुछ बजट लगाती है कि मतलब हाँ हमारे आने वाले युवा एंटरप्रेन्योर्स या फिर एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेनिंग दी जाए कि हम जो स्कीम्स ला रहे हैं उनको कैसे यूज करा जाए और उसमें से रेड टेप हटाए, ब्यूरोक्रेसी हटाई जाए, तो सर उस चीज़ में मुझे लगता है काफ़ी आने वाले एमएसएमई को फायदा मिलेगा। जी जी। निशान जी, क्वेश्चन आपसे ये है कि आप पेपर इंडस्ट्री जुड़े हुए हैं, लेकिन गवर्नमेंट क्या है डिजिटल इंडिया की तरफ जाती जा रही है। हम तो अपनी इंडस्ट्री से बात करते हैं, मीडिया लाइन से, पेपर्स हुआ करते थे, मैगजीन्स हुआ करती थी, लेकिन वो धीमे धीमे सब डिजिटलाइजेशन होता जा रहा है। तो इसलिए उससे कुछ इंडस्ट्री में फ़र्क पड़ रहा है जो गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर रही है? नहीं सर, आप ये सोचिए सर, डिजिटल इंडिया की वजह से प्रिंटेड मीडिया इफेक्ट हो रही है, मैं मानता हूँ, लेकिन सर दूसरी इंडस्ट्रीज है, जैसे ई कॉमर्स, सर आपने ई कॉमर्स की बात करी, ई कॉमर्स बहुत बूम कर रहा है और ई कॉमर्स के साथ पेपर भी बूम करेगा, बिकॉज सर आप पहले देखते ई कॉमर्स आप कुछ मंगवाते थे तो सर वो मल्टी लेयर प्लास्टिक में पैक होकर आता था, एक अपर लेयर प्लास्टिक, एक इनर लेयर प्लास्टिक, लेकिन अब सर ऊपर अगर प्लास्टिक की नीड नहीं है उसमें, जैसे बबल रैप की नीड नहीं है किसी भी प्लास्टिक में, मतलब से किसी भी प्रोडक्ट में, तो सर वो सिर्फ पेपर में आ रहा है, और फिर हमारी जो हम अगर कुछ मार्केट से भी खरीदने जाते हैं वो पेपर बैग में आ रहा है। हाँ, वो कॉर्रुगेटेड बॉक्सेस वगैरह का यूज काफी बढ़ गया है, काफी बढ़ गया है। मतलब कहीं कुछ कम हो रहा है तो कहीं कुछ बढ़ रहा है सर, एग्जैक्टली। और फिर सर पेपर का यूज सिर्फ डिजिटल मीडिया में नहीं है, आप वॉल पेपर्स ले लीजिए, डेकोरेशन के लिए, इंसुलेशन के लिए, फिल्टर पेपर्स होते हैं, सब देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ पेपर जिनके बहुत यूजेस हैं, तो पेपर इंडस्ट्री तो सर बूम ही करना है। नहीं, आप देखिए ना, पेपर नैपकिन से लेके पेपर कप, सबका यूज काफी बढ़ गया। पेपर इंडस्ट्री ऐसी है जो हाईली सस्टेनेबिलिटी को फोकस कर रही है, तो हाईली रिसाइक्लेबल प्रोडक्ट आर पेपर्स। सर मैं आने वाले टाइम बायोप्लास्टिक्स और पेपर का पैकेजिंग में अगर मैं बोलूं, हाँ, तो मतलब ये आप एक इनोवेशन बता रहे हैं कि जो एक इनोवेशन संभव है इसमें। मेरा क्वेश्चन अभिषेक आपसे ही है, क्योंकि आप एक थोड़ा सा टिपिकल इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको अपनी इंडस्ट्री, क्योंकि हम लोग इंपोर्ट बेस्ड हैं, आपका प्रोडक्ट जो है, क्योंकि लुब्रिकेंट्स और ऑयल्स जो इसका बेस मटेरियल है वो इंपोर्ट बेस्ड है, आपको अपनी इंडस्ट्री से संबंधित रिस्क क्या लगते हैं? आपने बिल्कुल एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मेरी इंडस्ट्री, हमारी इंडस्ट्री लुब्रिकेंट्स या ऑयल रिलेटेड इंडस्ट्रीज एक हाईली रिस्क पे, रीज़न बीइंग कि हम मेजर इंपोर्टर हैं क्रूड ऑयल के, जो बेसिकली मेजर हमारा सोर्स ऑफ मटेरियल है सारे रॉ मटेरियल्स के लिए। तो लॉन्ग टर्म बेस पे कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जितना फोकस कर रही है सस्टेनेबिलिटी एंड रिसाइकिल और रिन्यूएबल एनर्जीज के लिए, तो उसके अंदर ये एक बहुत टारगेटेड इंडस्ट्री है जिसको धीरे धीरे डिग्रेड करा जाएगा। रीज़न बीइंग कि हमें या तो हम 100% रिच सोर्स ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज में रिच हो जाए, लाइक हमारे जो फॉसिल्स हैं वो इतने हाई रिच हम एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दें, जो कि इंडिया में अभी ऑनगोइंग चालू है। कहीं ना कहीं ये कहते हैं टिपिकल पोजिशनिंग है इंडिया के अंदर इस पर्टिकुलर सेक्शन की। रीज़न बीइंग हम एक एक्सप्लोरेशन स्टेज पे तो हैं, हम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, नए नए ऑयल वेल्स हमें मिल भी रहे हैं इंडिया में, गैस वेल्स हमें मिल भी रहे हैं, गैस रिजर्वायर्स मिल रहे हैं, बट उस लेवल के लिए जिसको हम अकोमोडेट कर सके हमारी मैक्सिमम कैपेसिटीज़ के लिए। रीज़न इसी वजह से हमारी इंडियन गवर्नमेंट इस चीज़ को टारगेट कर रही है कि हम एथेनॉल बेस्ड इंडस्ट्रीज पे डाइवर्ट कर सके। लाइक हमारी फ्यूल्स हैं, पेट्रोल एंड डीजल्स हुआ, तो गवर्नमेंट ऑफ फोकसिंग कि हम कैसे एथेनॉल को यूज़ कर सकते हैं एज अ सब्स्टिट्यूट, और बायोडीजल्स को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि हम एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डीजल के साथ हम उसको अपनी गाड़ियों के साथ यूज़ कर सकते हैं मोस्ट एफिशिएंटली। आने वाले टाइम पे हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक का जो है उसके साथ साथ आपका एथेनॉल का भी काफ़ी स्कोप है। जी जी जी। तो एक्सपोर्ट्स पे जो है वो गवर्नमेंट का काफ़ी एक पहल गवर्नमेंट ने काफ़ी की है एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए। तो पहले मैं उत्कर्ष आपसे समझना चाहता हूँ कि आपका जो प्रोडक्ट है, आप सोलर इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो सोलर को लेके आपको एक्सपोर्ट मार्केट में क्या संभावनाएं लगती हैं और किस तरीके से इसको सुलभ बनाया जा सकता है जिससे कि ईजिली हम लोग एक्सपोर्ट कर सकें अपने प्रोडक्ट को? देखिए, सोलर को लेके एक्सपोर्ट में सबसे अच्छी बात है, एक्सपोर्ट में इंडिया की जो एक ब्रांड वैल्यू है जी इंडियन प्रोडक्ट्स की, वो सबसे ज़्यादा हाई रहती है, क्योंकि प्राइस कॉम्पिटिटिव हमारे लिए रहता है चाइना जी। और जो कि अगर मैं कस्टमर की बात करूं कि वेस्ट अफ्रीकन मार्केट से कस्टमर रहते हैं, वो चाइना को एक चीप क्वालिटी मानते हैं, और वहीं हमारा जो इंडियन क्वालिटी है उससे एक बेटर क्वालिटी के रूप में देखा जाता है। तो और सोलर में इस टाइम में जो अफ्रीका है काफ़ी ज़्यादा सोलराइजेशन हो रहा है, चाहे वो स्ट्रीट लाइट्स के फॉर्म में हो, सोलर पंप्स के फॉर्म में हो,
और इसके अलावा अगर पूरे जो सोलर प्लांट्स लगते हैं उनके फॉर्म में हो, काफ़ी ज़्यादा सोलराइजेशन चल रहा है। इवन बहुत सी कंपनीज़ ने, अगर मैं इटली की कुछ कंपनीज़ की बात करूं, उन्होंने अपनी पूरी सोलर के वेयर हाउसेज बना दिए हैं जहाँ पे उन्होंने मेगावाट्स में अपना स्टॉक मेंटेन करके चला हुआ है। द रीज़न भी वहाँ पे रेगुलर उनकी डिमांड है एज़ कम्पेयर टू देयर डेवलप्ड नेशंस। और क्योंकि अगर हमारे लिए अंडर डेवलपिंग मार्केट को अगर हम टारगेट करें सोलर के केस में, तो वो हमारे लिए काफ़ी फ्रूटफुल है। तो मतलब आपका कुल मिला के कहना है कि एक्सपोर्ट की काफ़ी संभावना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी निशांत, यही क्वेश्चन मैं आपसे भी रखना चाहता हूं मैं कि एक्सपोर्ट को किस तरीके से, पेपर एक्सपोर्ट को लेके, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि हम लोग हमेशा टारगेट करते हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ को कोई भी प्रोडक्ट है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा डेवलपमेंट अभी होना बाकी है। तो ऐसे में आप क्या संभावना देखते हैं? क्योंकि मेरा अपनी जो जानकारी है वो इंपोर्ट हम लोग वहाँ से पेपर का जो रॉ मटेरियल है उसको अगर हम वहाँ से इंपोर्ट करें, अपने प्रोसेसिंग करें और वापस अगर एक्सपोर्ट करें तो एक पूरी साइकिल है, प्राइस कॉम्पिटिटिव नहीं हो पाएगा। जी, तो मतलब ऐसे में अगर ये मॉडल नहीं है तो आपके हिसाब से क्या मॉडल है कि एक्सपोर्ट को लेके क्या संभावनाएं लगती हैं आपको? सर एक्सपोर्ट, मैं आपको एक बात बताऊं, एक्सपोर्ट हाँ पेपर इंडस्ट्री वाइज बहुत अच्छा हो रहा है इस टाइम पे भी। दो अभी प्राइस कंपेटिटिव इतना नहीं है क्योंकि हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, बट जैसे कोटेड पेपर हो गया, कोरोगेटेड पेपर हो गया, इन सब में हमने 100% से ज़्यादा इंक्रीज देखा है। आज के टाइम में इंडिया 2.85 मिलियन टन पेपर एक्सपोर्ट करता है जी। लेकिन सर इसको इम्प्रूव करने के लिए हमें सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा जी। जब तक हम अपने यहाँ खुद पेपर और पल्प मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे और एक मास लेवल पर नहीं करेंगे, तब तक सर एक बाहर एक मेजर इंडस्ट्री में एंट्री लेना, क्योंकि सर दीज इंडस्ट्रीज आर प्राइस सेंसिटिव राइट, तो इन इंडस्ट्रीज में एंट्री लेना थोड़ा हमारे लिए मुश्किल होगा। जी जी जी। चलिए, मेरे ख्याल से हम लोग एक अच्छा डिस्कशन, फ्रूटफुल डिस्कशन कर रहे हैं अपने युवा उद्यमियों के साथ में, और कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हैं हम। तो आप तीनों लोगों से ही, क्योंकि आप लोग अपनी अपनी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, तो सबसे पहले उत्कर्ष में आपसे कि कोई अगर युवा उद्यमी फर्स्ट टाइम अपने हाथ आजमाना चाहता है बिजनेस में, तो संक्षेप में आप तीनों लोग छोटे छोटे जवाब दीजिएगा कि क्या आपका उसको गाइडेंस होगा। गाइडेंस ये रहेगा कि आपका सबसे पहले तो हम बहुत स्वागत करेंगे कि आप हमारे संग बिजनेस में जुड़ना चाहते हैं, बिजनेस में आना चाहते हैं। प्रॉपर टेक्निकल नो-हाउ के साथ कोई भी अगर युवा एंटरप्रेन्योर जुड़ता है तो उसका हमारे लिए स्वागत ही रहेगा, क्योंकि आज के टाइम में जो एक छोटी सी प्रॉब्लम जो सब लोग फेस कर रहे हैं वो क्या है कि शॉर्ट टर्म गेन के नाम पे लोग अक्सर बिजनेस को स्टार्ट कर देते हैं। प्रॉपर से सेल्स आफ्टर सर्विस ना देने की वजह से ग्राहक काफ़ी परेशान रहता है और उस इंडस्ट्री में भी कहीं ना कहीं डिफेमेशन आती है। मतलब आपका ये कहना है कि प्रॉपर रिसर्च करके बिल्कुल आपकी संभावनाएं बिल्कुल, क्योंकि गवर्नमेंट का लक्ष्य काफ़ी बड़ा है। जैसे कि मैंने बताया 22,000 मेगावाट गवर्नमेंट को यूपी में 26-27 तक अचीव करना है, अभी 4,800 हुआ है। काफ़ी बड़ा लक्ष्य कंप्लीट करने के लिए आप इजीली आ सकते हैं। यही मैं ईवी में बात करूं, कंपोनेंट लेवल मैन्युफैक्चरिंग में आप आ सकते हैं, क्योंकि अभी हमारा ईवी मार्केट है वो इंपोर्ट पे काफ़ी डिपेंडेंट है। तो अगर आप कंपोनेंट्स हैं जो प्लास्टिक के, उसके वो अगर आप इन हाउस इंडिया में डेवलप कर लेते हैं तो एक वो भी बहुत बड़ा ओपन सेगमेंट है जहां आपको एक सफलता हासिल हो सकती है। जी, तो ये कोरोना काल के बाद कुछ प्राइस भी बढ़े हैं आपके सेगमेंट में जो व्यापार आप करते हैं उससे जुड़ा हुआ? देखिए, अगर मैं सोलर की बात करूँ, सोलर में हमारा जो मेनली इंपोर्टेड आइटम हुआ करता था वो होता था सोलर सेल्स, लेकिन गवर्नमेंट ने इसे बहुत पहले ही इंडिजीनियसली बनाने के लिए तैयारियां स्टार्ट कर दी थी। तो उसके कारण ये हुआ कि जो भी अभी यूक्रेन रशिया वॉर हुआ या जितनी भी आपदाएं हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट हमारा इंडिजीनियस था, इंडिया में कोई इसकी दिक्कत नहीं थी, तो इसमें कोई भी प्राइस फ्लक्चुएशन नहीं आया। वेरी गुड। लेकिन अगर हम ईवी की परिप्रेक्ष्य में बात करें, ईवी थोड़ा सा इंपोर्ट हो रहा था, तो ईवी में क्या रहता है, इंपोर्ट में इस टाइम पे जो फ्रेट था, इस वॉर के चक्कर में फ्रेट बहुत अप एंड डाउन हो गया था। जो अगर मैं एक नॉर्मल चाइना टू मुंबई का फ्रेट बताऊं, वो 10,000 USD तक चला गया था, जो कि नॉर्मल डेज में 2,000 USD होता है। तो उससे काफ़ी हमें परेशानियों का सामना करना पड़ा था। जी, तो अभिषेक, आपका एक छोटा सा मैसेज किसी भी नए बिजनेस एंट्रेंट के लिए जो अपना व्यवसाय पहली बार शुरू करना चाह रहा है, व्यापार शुरू करना चाह रहा है, उसको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मेरी तरफ से एक सबसे ज़्यादा एक इंटरेस्ट और एक तरीके से एप्रिसिएशन ये रहेगा कि कोई भी अगर कुछ नया स्टार्ट करना चाहता है, सो माय बिलीफ इज़ कि आप खुद से कुछ नया इनोवेटिवली स्टार्ट करें। उसके लिए अगर आपके पास कोई भी नई टेक्नोलॉजी या नया बेसिकली सेटअप है, तो गवर्नमेंट इज़ मोर फोकसिंग टू हेल्प यू आउट, बिकॉज हमारी कहीं ना कहीं जितनी, चाहे वो रीजनल गवर्नमेंट हो और सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो आपको इतनी स्टार्टअप स्कीम्स देती हैं जिसकी वजह से आपको इतनी सब्सिडीज भी मिल जाती है कि आप एटलीस्ट
स्टार्टिंग के 5 साल के लिए आप किसी भी लाइबिलिटीज से फ्री होंगे, चाहे वो किसी भी लोन हो, तो गवर्नमेंट आपको उसमें भी मदद करेगी। अगर आपको नया स्टार्टअप करना है तो आपको लोन प्रोवाइड करेगी, दैट टू एट अ सब्सिडी कॉस्ट, तो जिसके लिए आपको एक स्टार्टिंग पीरियड के लिए एक लिमिटेशन से आप बाउंडेड नहीं रहेंगे किसी भी चीज़ में। जी। तो निशांत, अभी हमने उत्कर्ष ने जो जवाब दिया इस क्वेश्चन का, वो उन्होंने ये जवाब दिया कि आप प्रॉपर नो हाउ के साथ आएँ। जो अभिषेक ने जवाब दिया वो ये बोला कि आप जो है वो जो सब्सिडी के एलिमेंट से पहले जो उन्होंने जवाब दिया कि आप इनोवेशन, मतलब अगर इनोवेटिव प्रोडक्ट को लेके आ रहे हैं तो आपकी सफल होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इनोवेशन और नो हाउ, इसके अलावा आपका क्या एक सबमिशन होगा हमारे युवा एंटरप्रेन्योर को? सर, ये दोनों बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। मेरा पर्सनल जो मेरे को लगता है जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप किसी भी बिजनेस में एंट्री ले रहे हो तो ऑलवेज एंटर विद द ग्रोथ माइंडसेट, नॉट द प्रॉफिट माइंडसेट। जी सर, आज चाइना हमसे आगे क्यों है और हम पीछे क्यों हैं? बिकॉज हमारा प्रॉफिट माइंडसेट है। हमें चाहिए कि हम 100 रुपए की चीज़ बनाएं लेकिन उसमें 50 रुपए बचे। चाइना बोलता है हम 100 रुपए की चीज़ 1000 बनाएंगे लेकिन उसमें हमें 10 रुपए बचेंगे, कोई बात नहीं। तो सर, अगर हम ग्रोथ माइंडसेट के साथ और लॉन्ग टर्म माइंडसेट के साथ काम करते हैं तो हमारे लिए एक वे ऑफ थिंकिंग डिफरेंट हो जाती है और बिजनेस करने का तरीका बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। मैं उस टाइम पे ये नहीं देखूंगा कि मुझे अभी छोटा ऑर्डर मिल रहा है लेकिन उसमें पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं। मैं देखो एक बड़ा कॉर्पोरेट मेरे साथ कौन सा जुड़ रहा है जो मुझे भले ही कम मार्जिन दे रहा है लेकिन ऑर्डर बल्क में दे रहा है और कंसिस्टेंट दे रहा है। आप समझ लो सर, वो होता है ग्रोथ माइंडसेट। तो एंड सेकेंडली एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। किसी भी बिजनेस में सर, मैंने बिजनेस में एंट्री लेते टाइम ये रियलाइज करा था कि IQ के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है EQ। EQ मीन्स इमोशनल क्वेश्चन एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। तो सर, हम लोग लीडर्स बन के बिजनेस करते हैं, मैनेजर्स बन के बिजनेस करते हैं। हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है लोगों से डील करना। अगर मेरा EQ स्ट्रांग नहीं है तो सर मैं कस्टमर्स से बात नहीं कर सकता अच्छे से, लेबर से काम नहीं करवा सकता, एम्प्लॉयज से काम नहीं करवा सकता। तो सर, हमारा EQ बहुत स्ट्रांग रहना चाहिए जिससे आगे हमारा बिजनेस ग्रो करे। बहुत अच्छा जवाब निशांत आपने दिया। तो दर्शकों, अभी हम लोगों ने एक अपने युवा पैनल से डिस्कशन किया और आपने भी देखा कि कितने इंटेलिजेंटली उन्होंने हर क्वेश्चन का एक अच्छा जवाब दिया और क्या इनकी इच्छाएं हैं बजट को लेके, कैसा ये हमारा राष्ट्र निर्माण चाहते हैं, किस तरीके की हमारी ग्रोथ चाहते हैं। तो इस सब पे बड़ी बेबाकी से सब लोगों ने अपने जवाब रखे। तो आप सब दर्शकों को ने जो इस कार्यक्रम में इसको देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अर्थचक्र सुनो सरकार, क्योंकि कल हमारा बजट है तो बजट के दिन हम लोग एक बड़े पैनल के साथ में डिस्कशन करेंगे और बजट की जो हमारा जो बजट प्रेजेंटेशन कल किया जाएगा वित्त मंत्री जी द्वारा, तो उसको डिकोड करेंगे, उसके जो पॉइंट्स हैं उनको आम भाषा में, सरल भाषा में आप तक पहुंचाने का एक प्रयास रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।